हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर का विचारक लेंगे थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स जो है वो एक ऐसा विद्वान है जिसने संप्रभुता के सिद्धांत की एक प्रामाणिक व्याख्या की है और एक ऐसा राजनीतिक विश्लेषक है, एक ऐसे राजनीतिक चिंतन की स्थापना करता है जो संदर्भ की परिस्थितियों और उसकी प्रासंगिकता पर आधारित है। 1588 से जन्म से लेकर ब्रिटेन में इसका जन्म हुआ और वहाँ से लेकर के इंग्लैंड की राजनीतिक परिस्थितियाँ, है ना, और उसके साथ साथ फ्रांस की राजनीतिक परिस्थितियाँ, इन सब राजनीतिक परिस्थितियों के घटना चक्र के आधार पर प्लेटो ने अपना चिंतन दिया है और उसी को आधार मानते हुए प्लेटो का जो एक ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जो 1642 में लिखा गया था, लेवायथन। तो ये लेवायथन जो है ये इसका भी फ्रांस में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और उस विरोध के साथ साथ इस पर कई जो है फ्रांस से ये वापस इंग्लैंड आए और इंग्लैंड में इनको वहाँ की जो परिषद थी उसमें इनकी जो गतिविधियाँ थी उन पर कहीं ना कहीं सार्वजनिक प्रतिबंध लगा दिए गए। तो हॉब्स जो है वो एक ऐसा विद्वान है जिसने प्राचीन सिद्धांत की एक नवीन प्रस्तुति जो है वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और जो संप्रभुता की अवधारणा है, जो कि राज्य की एक सर्वोच्च शक्ति होती है, उस सर्वोच्च शक्ति में वो शक्ति किसके पास है, वो शक्ति किसके इर्द गिर्द रहती है। उसने कहा है कि जो संप्रभु है वो व्यक्ति का समूह है जो लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं। इसलिए हॉब्स का मानना है कि जो संप्रभुता है वो राजनीतिक जीवन का एक तथ्य है, एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो जहाँ भी व्यक्ति हैं, लोग हैं या नागरिक हैं, जनता है, वहीं राजनीतिक समाज भी होता है और वहाँ संप्रभुता भी होती है। और जहाँ संप्रभुता नहीं होती है वहाँ स्वच्छंद प्रवृत्तियाँ होती हैं या वहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं होता है। तो हॉब्स ने संप्रभुता की जो एक प्रकृति बताई है, उसकी जो एक विशेषताएं बताई हैं संप्रभुता की धारणा की, उसके अनुसार हॉब्स के अनुसार जो संप्रभु है वो सभी कानूनों का स्रोत होता है, यानी कि कानून का जो निर्माता है वो संप्रभु व्यक्ति होता है, जिसे राज्य में निर्णय लेने का अधिकार होता है, जिसे राज्य में समाज में शांति और सुरक्षा स्थापित करने का अधिकार होता है ना। तो इसलिए संप्रभुता जो है जिसके हाथ में होती है वो कानून का निर्माता भी होता है, उसके पास शक्ति भी होती है, क्योंकि संदर्भ की परिस्थितियों में हॉब्स ने राजतंत्र शासन चक्र को भी देखा, उसने निरंकुश राजतंत्रीय शासन चक्र को भी देखा, अस्थायी शासन तंत्र को भी देखा। इसलिए इस आधार पर उसने संप्रभु की और संप्रभु के आधार पर कानून की व्याख्या जो है वो की। और एक साथ ही हॉब्स का मानना है कि जो संप्रभुता है वो असीमित होती है, वो कहीं सीमा में बंधी हुई नहीं होती है, यानी कि जो संप्रभु है वो कोई प्राकृतिक कानून से या किसी भी अन्य कानून से या कोई दैवीय शक्ति से भी कहीं वो बाध्यकारी नहीं है। इसलिए जो राज्य में बनाए जाने वाले जो कानून हैं, जो राजा की आज्ञा है, वही संप्रभु के आदेश हैं, ठीक है। और वो आदेश किसके लिए हैं? जनता के लिए। मगर जो संप्रभु है, जो राजा है, जो उन आदेशों को और या उन कानूनों को बना रहा है, निर्देश के आधार पर निर्देश दे रहा है या आदेश दे रहा है, तो वो कानून से ऊपर है, यानी कि संप्रभु की जो शक्ति है वो असीमित है और वो उन बनाए गए कानूनों से भी ऊपर है, ठीक है। यदि क्योंकि संप्रभु जो है वो उनके नियंत्रण से ऊपर है, ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि
जो संप्रभु है वो समस्त व्यक्तियों को अपने में धारण करता है, ठीक है ना। और इसी तरह से जो संप्रभुता है वो असीमित है और निरंकुश है। फिर दूसरी तरफ हॉब्स का मानना है कि जो संपत्ति है उसका निर्माण भी संप्रभु ही करता है। और जैसे क्योंकि संपत्ति के कानूनी अधिकार का जो जन्म है वो राज्य के साथ ही हुआ, ऐसा हॉब्स का मानना है। तो व्यक्ति से जब चाहे संप्रभु जो है वो व्यक्ति से जब भी चाहे अपनी जो उसकी जो संपत्ति है वो ले सकता है। दूसरी तरफ असीमित संप्रभुता को हॉब्स स्वीकार करता है और वहाँ उसकी एक विशेषता है कि जो राज्य द्वारा जो भी निर्मित कानून हैं, कानूनों के अनुसार जो भी उचित और न्यायपूर्ण है और जो भी कुछ है, या तो अगर वो अनैतिक है और वो अन्यायपूर्ण है, अगर वो जनता के लिए उचित है, अगर वो राज्य के लिए उचित है, तो वो नैतिक है। यानी कि राजा के लिए, संप्रभु के लिए नैतिकता का अर्थ अलग है और जनता के लिए या नागरिकों के लिए नैतिकता का अर्थ अलग है। और दूसरी तरफ संप्रभु जो है वो प्रशासनिक शक्तियों का पर भी उसका नियंत्रण होता है। सारे प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी वही संप्रभु करता है और वही उनकी हायरार्की भी वही तैयार करता है। फिर जो न्याय का जो एकमात्र स्रोत है राज्य में, वह कौन है? संप्रभु ही है। संप्रभु कौन? जो राजा, जो जनता के लिए आदेश जारी करता है, जो जनता के लिए कानून बनाता है, वो संप्रभु है, ठीक है। फिर हॉब्स के अनुसार जो राज्य में शक्ति का जो विभाजन है, जो शक्ति का जो बैलेंस ऑफ पावर है, उसका जो नियंत्रण, उसका जो संतुलन है, वो भी कहीं विभाजित नहीं है, वो भी केवल संप्रभु के पास ही है। फिर हॉब्स के राज्य में किसी भी समुदाय को, किसी भी व्यक्ति को, परिवार को, चर्च को या धर्म को, किसी और को अधिकार नहीं दिया गया है। केवल और केवल एकमात्र समुदायों के अधिकारों का स्रोत भी संप्रभु ही है। फिर दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभुता की जो शक्ति है वो असीमित है। हॉब्स के अनुसार युद्ध की स्थिति या शांति की स्थिति, उसका निर्णायक वो युद्ध कैसे होगा, शांति का मार्ग अपनाया जाएगा या कोई समझौते का मार्ग अपनाया जाएगा, उसका निर्धारण भी संप्रभु ही करेगा। ये सैनिक शक्ति के प्रयोग का जो अधिकार है वो भी केवल उस संप्रभु के पास ही है। इसलिए जो संप्रभुता है वो किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं है, है ना। किसी दूसरे के पास उसका हस्तांतरण नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी आधार पर जो संप्रभुता का जो क्षेत्र है वो राज्य में सर्वव्यापी है और कोई भी व्यक्ति या समुदाय इससे अलग नहीं हो सकता है या इससे मुक्त नहीं हो सकता है। फिर हॉब्स ने जो है वो शासक के सभी जो परंपरागत जो प्रतिबंध हैं उससे मुक्त करके एक ऐसे संप्रभु का स्वरूप स्थापित किया है जिसमें शासन, प्रशासन, अधिकार, न्याय, नैतिकता, युद्ध, है ना, इन सब का जो स्रोत है वो एकमात्र संप्रभु है। इसलिए हॉब्स की जो संप्रभुता है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक असीमित और निरंकुश सिद्धांतों की स्थापना करता है, असीमित शक्तियों की स्थापना करता है और जो संप्रभुता है वो बहुत ज़्यादा दमनकारी और आतताई शासन स्थापित करता है, न कि उस ऐसे आतताई और निरंकुश शासन तंत्र से संरक्षण या उसको सुरक्षित बनाने का कोई प्रयास या कोई उपाय नहीं करता। और जनता एक प्रकार से
दास्ता की श्रेणी में आ जाती है। इसलिए हॉब्स ने की जो कमियां हैं वो दमनकारी और आतताई शक्तियों का प्रतीक है उसका संप्रभु। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं हॉब्स ने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि संप्रभु ऐसी किसी व्यापक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते और निरंकुश संप्रभुता का जो समर्थन है वो केवल इसलिए करता है जो कि तथ्यों पर आधारित है। उसका मानना है कि जनता की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा या सामाजिक संरक्षण के लिए और जन कल्याण के लिए वो इस तरह की संप्रभुता या इस तरह की शक्ति की स्थापना राज्य में आवश्यक मानता है, क्योंकि जो शासक का जो उद्देश्य है वो है जनता के लिए सुरक्षा चक्र स्थापित करना, राज्य को सुरक्षित बनाना। इसलिए वो संप्रभु को इस एक ऐसे शक्तिशाली रूप में स्थापित करना चाहता है कि उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होनी चाहिए और वो किस प्रकार से क्षमतापूर्वक उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो हॉब्स का जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो एक ऐसा सिद्धांत है जो तथ्यों पर आधारित उसकी व्याख्या करता है, प्रामाणिक व्याख्या करता है और विशेष रूप से वह एक ऐसी संप्रभुता की स्थापना करता है जो राजनीतिक जीवन का एक आधारभूत तथ्य मानकर की गई है। इसलिए विलियम एबनस्टीन कहते हैं कि जो लेवायथन है उसका जो ग्रंथ है लेवायथन, वो स्टुअर्ट राजतंत्र के लिए क्षमा याचना नहीं है और न ही वह निरंकुश शासन का आधार है, वरन वह तो आंग्ल भाषा में राजनीति की प्रथम सामान्य धारणा या संप्रभुता का प्रतिपादन है। धन्यवाद।